नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो जी हाँ भाई, सभी को मेरी तरफ से और पूरी के पूरी रजैल गुरु टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। और देखो, सभी को अगर देखो जो आपके बम या फिर फुलझड़ी या फिर जो भी कुछ उनको बोलते क्या है, पटाखे। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को वे चलाने बिल्कुल मना है। क्योंकि उनसे क्या होता है, आपकी जो वायुमंडल है, जो आपकी हवा है, वह होती है प्रदूषित। और उसके सबसे बड़ा नुकसान एक और भी है कि किसी भी तरह से आपको हानि पहुंचा वे सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के पास अगर बम फोड़ते हो तो हो सकता है उसको चोट लगने की भी संभावना होती है। तो इन चीजों से बचना है सभी को। और सभी को अपने घर में रहकर अपने माता पिताओं के साथ उनके चरण स्पर्श करके दीपावली मनानी है। जो विधि विधान से जो पूजा होती है वह करनी है। और सभी को एकदम उनसे, पटाखों से तो बिल्कुल भी दूर रहना है, किसी को भी पटाखे नहीं फोड़ने हैं। और पूरे के पूरे रजेल्ट गुरु टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं दे देता हूं कि माता लक्ष्मी जी का भंडार आपके घर पर सदा भरपूर रहे। और क्या है, आप स्वस्थ रहें, आपको कोई भी रोग ना लगे, आपकी काया निरोगी रहे। तो इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए भाई, आज जो अपनी क्लास होने वाली है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो ये उसका क्यूआर कोड है, यहाँ पर आप जाकर उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है, और देखो भाई क्या है, देखो भाई पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या निकल सकता है। क्या है भाई, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। सभी लोग बताएंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जी हाँ भाई, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखो भाई, हमने अभी अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। थोड़ी देर पहले कब, मतलब अपनी पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि देखो भाई, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड या फिर होती है आपकी ध्वनि। और इन दोनों में हमने अंतर भी देखा था, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। इससे बड़ी इकाई होती है आपकी अक्षर। क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर से बड़ी इकाई क्या होगी? अक्षर से कई या फिर कई सारे अक्षरों को मिलाने से बनता है एक शब्द। क्या बनता है? एक शब्द बनता है। कई सारे शब्दों को मिलाने से बनता है एक पद बंध बनता है। कई सारे पद बंधों को मिलाने से बनता है एक उपवाक्य। उपवाक्य बनता है। और कई सारे उपवाक्य को मिलाने से बनता है एक वाक्य। तो ये होते हैं इसके। अच्छा, और अगर मैं बात करूं किसकी आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे वर्ण और ध्वनि की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सभी लोग कहेंगे सर वर्ड होगी या फिर ध्वनि होगी। और कई सारे अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए में है आपका अक्षर। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। मैं अगर बात करूं व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, व्यंजन की संख्या होती है आपकी 33 होती है। 25 होते हैं स्पर्श, 4 होते हैं अंत्यस्थ और 4 होते हैं आपके ऊष्म। कुल मिलाकर होती है 33। शब्द, शब्द का दूसरा नाम क्या है? पद है। स्वर की संख्या सभी लोग कहेंगे 11 होती है। और अगर हमसे कुल स्वर पूछता है तब होती है 13। ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा जी, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 5 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? मेरे पास है गर्म पानी। क्या है भाई? मेरे पास है गर्म पानी। सभी को गर्म पानी पीना भी चाहिए, अच्छा होता है गले के लिए। देखो क्या है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? सभी लोग बताएंगे हिंदी में ध्वनियां हैं जो है आपकी कितने प्रकार की हैं। और एक बार कमेंट में बताएंगे कि क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आ रही है। जी हाँ भाई, आशा करता हूँ आ रही होगी, आ रही है। देखो भाई, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए ना, जी हाँ, तो आप बिल्कुल देखो, हिंदी में ध्वनियां होती हैं 2 प्रकार की। एक होते हैं आपके स्वर, एक होते हैं आपके व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। एक और है भाई आपके, एक और है जिनको हम कहते हैं अयोगवा। लेकिन सर आपने तो आंसर किया है 2 और आपने लिख दिए 3, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? देखो, अगर मैं आपको हिंदी की बात करूं तो अयोग व आपके अलग से होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना होते हैं व्यंजन। ये कभी कभी स्वर होते हैं, ये कभी कभी होते हैं व्यंजन भी। तो इनको अलग श्रेणी से रखा गया है। तब तो ये क्या हुए,
तब तो ये हुए आपके, तब हो गए ये आपके अलग से हो गए ना, तब हो गए ये 3 प्रकार के। लेकिन 3 बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, 3 बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। कई सारे जो विद्वान होते हैं वे इनको इस इन्हीं के अंतर्गत मानते हैं, स्वरों के अंतर्गत। तब हम पढ़ेंगे दुनिया कितने प्रकार की होती है, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा जी। और अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, 5 सेकंड का समय दिया है मैंने आपको, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे इन क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है भाई। चलिए चलिए चलिए, जी हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बताएंगे इनका आंसर क्या निकल सकता है, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी बिल्कुल जी। देखो, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कई लोग जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, स्वर कहते हैं उनको। इनकी संख्या होती है 11। कुल की अगर बात करें कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या होती है 13। लेकिन अगर आपको 13 ना दिखे तब हो गई 11, बिल्कुल सही आंसर होगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में करा था। अच्छा जी। जी हाँ। देखो, सर्वनाम मतलब सभी का नाम, सभी का नाम। अभी आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, सर्वनाम को हम अच्छे से पढ़ेंगे और काफी एक एक क्वेश्चन को जानेंगे कि सर्वनाम से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है नाम, मतलब सभी का नाम, सभी का नाम होती है संज्ञा। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के उपसर्ग का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आप सभी को जानना होगा। जी हाँ भाई। देखो, आगे की बात करूं, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है और आपके पास है, इसके पास 4 सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको छाप कर रख सकते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण कौन सा है? सभी लोग बताएंगे काकल्य, काकल्य जो वर्ण है वह कौन सा होता है? जी हाँ भाई, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जी, तो देखो कई सारे बच्चे इसका बी बी बी, अरे भाई क्या बात है, ए। तो कई सारे बच्चे बी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे कर रहे हैं ए। तो फटाफट से चुनेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, इसका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है एकदम सही है, एकदम सही है भाई सी। वो क्यों? क्यों? जो आपके काकल्य है इसका अर्थ क्या होता है? तो ऐसे 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 वर्ण आपके जिनका उच्चारण स्थान कंठ द्वार होता है, क्या होता है? कंठ द्वार होता है, उनको कहते हैं काकल्य व्यंजन। अब ये कौन, ये क्या है भाई? ये है आपका हा। हा का उच्चारण स्थान होता है, आप हा बोल के देखो, ह ह, तो आपको महसूस होगा कि इसका जो उच्चारण है वह कंठ के द्वारा होता है, कंठ द्वार के द्वारा होता है। यही होता है आपका काकल्य व्यंजन। एक और होता है आपके प्रकंपित ध्वनि। प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? ये होती है रा। अब ये प्रकंपित क्या है? जिसके उच्चारण में जो आपकी जिह्वा है वह 2-3 बार कंपन करे या फिर 2-3 बार ऊपर नीचे हो, उसको कहते हैं प्रकंपित। जी हाँ, ये चीज सभी को ज्ञात होनी चाहिए प्रकंपित के बारे में। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सभी को बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऊष्म व्यंजन है। 5 सेकंड का टाइम दिया है, फटाफट से छापेंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ भाई, ऊष्म व्यंजन। और ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, मैंने आपको इसको व्यंजन के अंतर्गत भी पढ़ाया है और मैंने आपको इसके जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन की, वहां भी मैंने आपको इसको कराया था। जी भाई, ऊष्म व्यंजन हमसे पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन का अर्थ देखो, ऊष्म का अर्थ होता है आपकी ऊष्मा से, आपकी ऊष्मा से जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है उनको कहते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, एक तो होता है आपका हा, और एक है आपका सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, आपका सवाल वाला सा है, हा है। ये 4 ही तो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, इन्हीं चारों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है विकल्प नंबर सी में हा है। और रा होता है प्रकंपित, ला होता है लुंठित, मा है आपका, मा क्या है? पा वर्ग का पंचमा, पंचमा वर्ण है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, वाह कौन सा व्यंजन है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे वाह। वाह कौन सा है भाई? सभी लोग बताएंगे वाह आपका क्या है। देखो, ऊष्म की बात करूं 4 होते हैं, कौन से? सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, हा है। महाप्राण की बात करूं तो प्रत्येक, प्रत्येक जो आपका वर्ग होता है, अरे मैं वर्ण लिख दिया मैंने, क्या है? प्रत्येक, प्रत्येक जो, अरे क्या हो रहा है भाई?
हाँ जी, तो प्रत्येक आपका जो वर्ग होता है उसका उसका दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वह आता है किसके अंतर्गत, महाप्राण के अंतर्गत। अंत्येष्ट की बात करूं, चार होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल, व। अघोष की बात करूं तो अघोष कौन कौन से होते हैं भाई, पहला और दूसरा वर्ण होते हैं आपके अघोष, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का क्या है, वाह वाह, ये रहा भाई अंत्येष्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 6 सेकंड का समय। हिंदी के जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल श्वास का प्रयोग हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जी हाँ भाई, चलिए भाई, चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर कि इसको क्या कहा जा सकता है। जी भाई, जी बताइए भाई फटाफट से। जी देखो, इसको हम अघोष कहते हैं, इसको सघोष कहते हैं, इसको अल्प प्राण कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं महाप्राण। ये आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से हमको। जी हाँ भाई, जी जी जी। अच्छा अच्छा, अच्छा भाई, क्या बात है। जी, देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं आपसे बात करता हूं हिंदी के जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हम करते हैं, तो उनको कहते हैं सघोष। अरे, अच्छा रुको रुको रुको, देखो भाई, केवल श्वास की कहा है यहाँ पर, क्या है भाई, केवल श्वास की कहा है, मतलब केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, केवल श्वास का प्रयोग करेंगे, जिसके आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं अघोष। क्या है भाई, अघोष सघोष तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, अगर स्वर तंत्रियों में भी कंपन होता, अगर आपके इसके साथ साथ स्वर जो आपकी तंत्रियां हैं, जो स्वर तंत्रियां हैं, अगर उनमें कंपन होता तभी होता क्या, तभी होता अघोष। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे 8 सेकंड के अंतर्गत। अनुस्वार किसका कार्य करता है, फटाफट से बताएंगे, विसर्ग का, पंचमा वर्ण का, या फिर चंद्र बिंदु का, या फिर आपके स्वर का। चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तब तक मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। जी हाँ भाई, तो मैंने एसी आपकी ऑन कर दी। चलिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है, सभी लोग बताएंगे। देखो, दीपावली पर है, दीपावली एक अच्छा पर्व है, ये अच्छाई पर, ये आप सॉरी, माफी चाहूंगा, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ये बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। तो आप सभी लोग अपने घर में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने भाई बंधुओं के साथ रहकर इस त्योहार को मनाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा, क्योंकि अपने अपने भविष्य को भी तो हमको संभालना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो एक अच्छा इन्वायरमेंट, मतलब एक अच्छा वातावरण हमको छोड़कर जाना है। तो कोई भी आपका पटाखे नहीं चलाएगा। जी हाँ भाई, बिल्कुल, काफी शानदार, काफी अच्छे बच्चे हैं, तो वह कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। क्या है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो ये है आपके, देखो, विसर्ग का, पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, या फिर स्वर का। सभी लोग बताएंगे किसका कार्य करता है भाई, अनुस्वार। अनुस्वार आपका कार्य करता है चंद्र बिंदु का, स्वर्ग का, पंचमा वर्ण का। देखो, ये करता है पंचम वर्ण का, किसका है भाई, ये करता है पंचम वर्ण का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या निकल सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अल्प प्राण व्यंजन है, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अल्प प्राण व्यंजन हो सकता है। जी हाँ भाई, देखो, घा है, गा है, ठा है, फा है। देखो, अल्प प्राण की बात करूं, जिनके उच्चारण में मुंह से अल्प वायु, क्या है भाई, अल्प वायु, या फिर आपकी कम वायु बाहर आती है, उनको कहते हैं अल्प प्राण। अब पूरे के पूरे देखो भाई, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वे आते हैं इसके अंतर्गत, और आपके अंतः यस्त व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और देखो भाई, क्या है, देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, घा की बात करूं, गा की बात करूं, ठा की बात करूं, फा की बात करूं, देखो, गा की अगर मैं बात कर दूं, का, ख, गा, तो गा ही है आपका अल्प प्राण,
जी हाँ भाई, गा होगा आपका अल्प प्राण। गा की बात करूं तो ये चौथा व्यंजन होता है। ठा की बात करूं ये होता है दूसरा। फा की बात करूं ये पा वर्ग का होता है दूसरा व्यंजन। तो यहाँ से पहले और तीसरे और पांचवे जो वर्ण होते हैं वे आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्वर में द्वित व्यंजन है? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आपका द्वित व्यंजन है? फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? देखो, द्वित व्यंजन कहाँ होते हैं? कोई भी एक व्यंजन आपका अगर दो बार लगातार प्रयोग होता है वहां होता है द्वित व्यंजन। जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है दिल्ली, क्या भाई दिल्ली, मैंने और किया सम्मान, किसका प्रयोग किया? सम्मान। और मैंने एक शब्द का प्रयोग किया उल्लू, क्या है? उल्लू। तो यहाँ पर देखो ला का दो बार प्रयोग हुआ है, यहाँ माँ का दो बार प्रयोग हुआ है, यहाँ भी ला का दो बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ उल्लू में होगा आपका द्वित व्यंजन। आपका आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या निकल सकता है? छा जो है वह आपका किस 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 के योग से बना है? इसके नीचे हलंत का प्रयोग करना आवश्यक होगा। चलिए भाई, सभी लोग बताएंगे जो आपका छह है वह किसके योग से बनता है? और ये होता है आपका संयुक्त। इनकी संख्या होती है चार। देखो पहला आता है छह, दूसरा आता है त्रे, तीसरा आता है गे, चौथा बनता है आपका ये वाला लास्ट वाला, ये चार होते हैं। तो देखो ये है आपके विकल्प नंबर ए में, ये है आपके विकल्प नंबर ए में। आप सभी को इनके बारे में जानना है तो सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपके पास है 5 सेकंड, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विकल्प में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? अभी नवीन विकसित ध्वनियों की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ गई भाई? क्या है नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? आप बताएंगे इनमें से कौन सी है? तो देखिए भाई, का खा गा है जो आपकी, वे है आपकी नवीन विकसित ध्वनियां। आ और ऊ, और देखो छोटे ऊ और बड़े ऊ की अगर मैं बात करता हूँ, इनका उच्चारण स्थान की बात करूं, सभी लोग कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अगर ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ गए तब तो हम उनको उड़ा देंगे। इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है इनका उच्चारण स्थान। ए और ओ की बात करूं, ए का होता है क्या? ए का होता है भाई कंठ्य, कंठ्य तालु होता है ए का। ओ का होता है क्या? कंठ्य, कंठ्य ओष्ठ होता है ओ का। अच्छा सर ये हमको पता चल गया। सा है आपका ऊष्म व्यंजन और ये भी सा है आपका ऊष्म व्यंजन। अच्छा जी आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। 6 सेकंड आपके पास है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर छापेंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ भाई। अरे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? चलिए भाई देखो, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग दीपावली काफी अच्छे तरीके से मना रहे होंगे अपने परिवार के साथ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकल सकता है? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी, एक कृपा है, सम्मान है, दृष्टि है, कृष्ण है। किसमें? रे ऋषि वाला आपका नहीं है। तो देखो सम्मान में नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा है। सम्मान में क्या है? सम्मान में है आपका द्वित व्यंजन। कहाँ गया भाई अपना द्वित व्यंजन? ये रहा अपना द्वित व्यंजन। अच्छा जी चलिए, देखो सम्मान में आ गया अपना द्वित व्यंजन जी। देखो का खा गा, क ख जफा, ये किसकी ध्वनिया है? आप बताएंगे क ख जफा ये किसकी ध्वनिया है? देखो जो आपकी विदेशी ध्वनिया होती है ना, उनके लिए हम नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं, उनके लिए हम नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को कहते हैं आपकी अरबी फारसी की ध्वनिया। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं आगत व्यंजन, आगत व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो जा और फा होते हैं, इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की बात करूं, उत उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए भाई, अगर उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर आपसे बात करी जाए, उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है दो। पहला पहला क्या है? डा है, दूसरा है ढा है। तो ये है आपके उच्छिप्त व्यंजन। चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा स्वर ध्वनि के प्रकार है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, ध्वनि के सॉरी स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? आपको बताना होगा कि स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वर होते हैं आपके कितने प्रकार के? स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। देखो भाई, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, छोटी ए है, बड़ा ऊ, छोटी ए है, बड़ी आई है, छोटा ओ है और बड़ा औ है। ये है आपके 7। फ्लिप स्वर की बात करूं 3 है। पहला छोटा ऊ है,
और है आपका, हाँ जी, छोटा आ है, और क्या है, छोटा ऊ है, छोटी ई है, और क्या है, एक है आपका रेसे ऋषि, हस्व स्वर। देखो हो गई ना गलती, हो गई ना जल्दी जल्दी में गलती, जल्दी जल्दी में गलती हो गई भाई, जल्दी जल्दी में गलती हो गई, कोई नहीं कोई नहीं, हम अपन ने सुधार लिया है। देखो प्लुप स्वर, अगर मैं आपसे बात करूं कि राम, मैंने एक शब्द कहा राम, तो जहां पर भी हम वर्णों को लंबा खींचते हैं किसी नाटक और संवाद में, वहां प्रयोग होते हैं आपके प्लुप स्वर, वहां प्रयोग होते हैं आपके प्लुप स्वर। हस्व स्वर होते हैं चार, ये है आपके चार आपके हस्त स्वर, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपके पास है 8 सेकंड, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, और आप सभी लोग मुझको बताएंगे क्या कि आपके प्रेकंपित, क्या भी प्रेकंपित व्यंजन कौन सा होता है, और काकल्य व्यंजन कौन सा होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जी हाँ भाई, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, आप बताएंगे इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है, फटाफट से छापेंगे कमेंट बॉक्स में। अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर आती हो, मतलब पहला, तीसरा और जो पांचवा जो वर्ण होता है, वे आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, ख च थ फ। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। देखो पहला, तीसरा, पांचवा, खा की बात करूं तो एक का वर्ग का दूसरा व्यंजन है, क ख, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, च, चा की बात करूं तो ये तो पहला ही व्यंजन है भाई, ये चा वर्ग का पहला ही व्यंजन है, तब तो हम अपन को अपना आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए है आपके पास 6 सेकंड, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या है भाई, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को, आसान सा क्वेश्चन है, अक्षर कहते हैं। चलिए देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, 3 सेकंड मैंने आपको टाइम दिया, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एक, दो, तीन, समाप्त। देखो भाई, ई है आपका, ई है हस्व स्वर, और क्या हस्व नहीं है, देखो भाई नहीं, नहीं है क्या होगा, देखो ई आपका नहीं होगा, ये आता है आपके हस्व स्वर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, हस्व स्वर के अंतर्गत। बाकी सभी होते हैं आपके दीर्घ स्वर, बाकी सभी होते हैं आपके दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 4 है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए दीर्घ स्वर नहीं होगा, अरे फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आपको बताना होगा, इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है मुश्किल से 10 सेकंड, बताइए भाई। जी 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 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या निकल रहा है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का। अच्छा जी, देखो मेरी तबीयत ना थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ, फिर भी मैं आपके सामने डटा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपके सामने रुका हूँ, क्योंकि मेरा जो एक ही लक्ष्य है, फुल में से फुल मार्क्स, फुल में से फुल अंक आने चाहिए किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। अंत्यस्थ और ऊष्म कितने वर्ण होते हैं, छापिए फटाफट से, छापिए भाई छापिए, फटाफट से छापेंगे सभी लोग। जी हाँ भाई, देखो अंत्यस्थ की बात करूं और ऊष्म की बात करूं, देखो भाई, अंत्यस्थ हम सभी लोग जानते हैं संख्या 4 होती है, ऊष्म सभी लोग जानते हैं संख्या 4 होती है, जोड़ दो दोनों को 8 मिल गया, क्या मिल गया भाई, 8 मिल गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगर मैं इनकी बात करूं अंत्यस्थ की, अगर अंत्यस्थ की बात करूं तो देखो भाई, य, र, ल, व होते हैं, और अगर मैं आपकी बात करूं ऊष्म की, तो इनकी संख्या 4 होती है, सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, और हा से हाथी है, ये 4 होते हैं, तो इनकी संख्या हो गई 8। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्वर की संख्या कितनी होती है, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, कुल स्वर की संख्या होती है आपकी, कुल स्वर होते हैं आपके 13, कितने होते हैं, 13 होते हैं। अच्छा जी, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, ये आपको बताना होगा, कुल कितनी वर्ण लिपियां होती हैं हिंदी भाषा में, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। जी हाँ भाई, जी जी जी, चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, फटाफट से बताएंगे। देखो भाई, हिंदी भाषा में है आपकी 52, कितनी है, 52, 33 तो होते हैं आपके व्यंजन, क्या होते हैं, 33 होते हैं आपके व्यंजन, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आपके स्वर की, अगर मैं बात करूं स्वर की, स्वर की संख्या होती है 11,
व्यंजन इसमें अगर ऐड कर दूं मैं तो व्यंजन होते हैं 33। इन्हीं में अगर मैं 2 आगत व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 4 होते हैं आपके उस व्यंजन, टोटल मिल जाते हैं 52। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ में आई। देखो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे कितने सेकंड के अंतर्गत? 5 सेकंड के अंतर्गत। चलिए भाई, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्रयुक्त क्या है? अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्वर होते हैं। चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन सा आपका अघोष वर्ण है? 7 सेकंड का टाइम है आपके पास, 7 सेकंड का टाइम दिया है मैंने, 7 सेकंड फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या निकल सकता है? चलिए भाई देखो, घोष। अगर मैं घोष की बात करूं, घोष का अर्थ क्या है? जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे कहलाते हैं घोष। सभी के सभी स्वर होते हैं आपके घोष। और क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं आपके घोष। तो देखो भाई, च छ ये तो होगा नहीं, का खा नहीं होगा, टा नहीं होगा, जा होगा, क्योंकि ये तीसरा व्यंजन है। आंसर मिल गया। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं होगा? ऊ नहीं होगा, विकल्प नंबर सी में है। चलिए, निम्नलिखित में से सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है? ट ठ ठ, तो ये हमको मिल गया है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण होगा आपका भा। क्या होगा? अमानक वर्ण होगा भा। लेकिन देखो, आयोग ने माना है भा, इसका सही आंसर होता है ये। ऐसा कुछ होता है आपका। अच्छा देखो, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसको थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, जी हाँ, हाँ मैंने लिखा। और कुछ इस प्रकार से होता था आपका, उसको कहते थे अमानक वर्ण, जो अब इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ये होता है अमानक। लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है भा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आप आंसर देंगे इसका, 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। और क्या है, देखो, ये कौन से व्यंजन आपके कहलाते हैं? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपके किसकी, छोटे आ और बड़े आ की, तो ये होते हैं आपके क्या? ये होते हैं कंठ के आधार पर बोले जाते हैं। छोटी ई की बात करूं, बड़ी ई की बात करूं, तो ये आपके तालु के आधार पर बोले जाते हैं। और अगर मैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात करूं, तो ये आपके ओष्ठ के आधार पर बोले जाएंगे, ओष्ठ के आधार पर। और अगर मैं बात करूं आपके रे ऋषि की, तो ये है आपका मूर्धा के आधार पर। किसके आधार पर है? मूर्धा। छोटी ए और बड़ी ए की बात करूं, तो देखो भाई, ये है आपके कंठ है, कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य होते हैं। छोटे ओ और बड़े औ की बात करूं, तो देखो भाई, ये होते हैं कंठ, कंठ ओष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ। अच्छा चलो भाई, देखो, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दिया क्या? सा सा सा, ये कौन से व्यंजन है भाई? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से हैं? स्पर्शी है भाई। चलिए भाई, जी हाँ। देखो भाई, और क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अच्छा, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल की क्लास में। एक एक मिनट से मैं चेक करता हूँ कि भाई दिक्कत कहाँ पर हो गई, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट क्यों हो रहे हैं। जस्ट ए मिनट, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझको। जी हाँ भाई, जी जी जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये दिक्कत हुई है। ये दिक्कत हुई है भाई टाइपिस्ट के लिए। टाइपिस्ट ने थोड़ी बहुत झोल झाल किया है। कोई बात नहीं, अभी जाके उसको समझाने की जरूरत है कि भाई ऐसा करना गलत है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आपका पास हो गया है? तो ये मैं आपको कल भी बता चुका था। क्या है भाई? ला होगा। क्या होगा? ला होगा, क्योंकि इसके उच्चारण में जो आपकी जिह्वा है वह तालु को टच करती है। किसको टच करती है भाई? इसके उच्चारण में आपकी जिह्वा टच करती है तालु को। और अगर मैं बात करूं, जो आपके मुंह के अंदर की जो वायु है वह अगल बगल से बाहर आ जाती है। इन्हीं को कहते हैं आपके पार्श्विक। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है? प्रकंपित होती है आपकी रा। क्या होती है? रा होती है। और अगर मैं बात करूं, अग्र स्वर कौन से होते हैं? अच्छा मुझको बताओ, मध्य स्वर। मुझको बताओ भाई, मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन कौन से? एक ही होता है आ। एक ही होता है आ, होता है आपका मध्य स्वर। अच्छा, ये चीज हमको पता चल गई। और अगर मैं बात करूं आपके कि समृद्ध स्वर कौन से हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं, विवर्त स्वर कौन से हैं, विवर्त का अर्थ क्या है, समृद्ध का अर्थ क्या है, फटाफट से छापो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ये सभी क्वेश्चन। जी हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पास चुके, तो ये इसका आंसर तो पता है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देना होगा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो जी हाँ भाई, स्वर के बाद आने वाली नासिक से ध्वनियों को। 31, दूसरा और चौथा।
बच्चों वाले क्वेश्चन देखो, अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसका इसका क्यूआर कोड आपके सामने है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। और दीपावली सभी लोग सेफ तरीके से मनाएंगे, कोई भी पटाखों से अपने हाथ को नहीं जलाएगा। मैं तो कहता हूँ पटाखे कोई चलाएगा ही नहीं, ये काफी बुरी बात होती है अपने प्रकृति के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं, सिर्फ जहरीली हवा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उनको एक बेहतर कल देंगे। और हम देखो, सभी को जॉब लेनी है और सही संदेश समाज में फैलाना है, क्या कि जागरूक बने, कोई भी पटाखा नहीं फोड़ेगा और सभी लोग अपने घर में रहेंगे, अपने माता पिता के साथ दीपावली मनाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। आपके परिवार में भी बड़े बूढ़े होंगे, उनका भी आप आशीर्वाद लेंगे। कोई भी बम पटाखे नहीं फोड़ेगा, मेरी बातों को याद रखना, क्योंकि इससे बहुत हानि है। इससे को लाभ तो कोई है ही नहीं, इससे हानि ही हानि है। हानि ये है आपकी प्रकृति की, हानि है आपके पैसों की, और क्या है। और अगर किसी को चोट लगती है या फिर कोई जल जाता है तो आपको शारीरिक पीड़ा भी उससे हो सकती है। तो कृपया उनसे बचें और सेफ तरीके से दीपावली मनाएंगे, यही मेरा सभी से आग्रह है, यही मेरा सभी से निवेदन है। इसी जोश और जुनून के साथ फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम जी।